वेलकम टू हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अम्ल और क्षार, लवण, ठीक है, एसिड, बेस एंड सोल्ट के बारे में। ठीक है, तो कृत्रिम सूचक है, तो कृत्रिम सूचक जो है ना वो है मेथिल ऑरेंज। देखो, सूचक है वो सूचक के प्रकार। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सूचक कहते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, इनका स्रोत नेचुरल प्राकृतिक होता है, अधिकांश ये पौधों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण पत्र, हल्दी की, लाल पत्ता गोभी फूल जैसे पिटूनिया, हाइड्रेंजिया व जेरेनियम की ये पंखुड़ी। फिर आता है नोट लिटमस लिटमस विलियन बैंगनी रंग, मौव नील स्टोन का रंजक होता है जो तेलोफाइटा समूह के लिचन पौधे से निकलता है। प्राय इस सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग माव नीलशोण होता है। यह अम्ल के साथ लाल रंग व क्षार के साथ नीला रंग देता है। यह कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्थर कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले पत्थर के रूप में उपलब्ध होते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, इनका स्रोत कृत्रिम होता है। ये संश्लेषित किए हुए रसायन होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल, नेफ्थलीन। गंधीय सूचक, इनकी गंध अम्लीय क्षार के साथ बदल जाती है। उदाहरण प्याज, लौंग, तेल, वेनिला आदि। फिर क्वेश्चन हो जाता है अम्लीय का जलीय विलयन है, नीले लिटमस का लाल कर देना। फिर आ जाती है लाल चिंटे या नटल के डंक के ऊपर डंक में उपस्थित अम्ल का नाम है फॉर्मिक एसिड। इनके प्रॉपर्टी, एसिड जो होते हैं ना स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो एसिड होते हैं ना वो नीले लिटमस पत्थर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं ना वो लाल लिटमस पत्थर को नीले में बदल देते हैं। यह जल में विलय हुए क्षारों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये भी जल में विलय स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार एवं अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। उदाहरण है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी CaOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH2। और वहीं इसका उदाहरण आ जाता है सिरका, एसिटिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चा आम, टार्टरिक अम्ल, संतरा व नींबू, सिट्रस फैमिली, सिट्रिक अम्ल। क्या कहता है चिंटी के डंक, डंक या नेटल का डंक या मधुमक्खी का डंक, डंक उसमें होता है फोर मिथो ओनोइक अम्ल, जठर रसस्यल। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। पालक, जैसे पालक, टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेब में मेलिक अम्ल, आंवला में एस्कोर्बिक अम्ल, खट्टा दूध या दही लैक्टिक एसिड। -4OH खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। फिर बाद में आ जाता है नोट, पानी में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडे अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का अंडे के खोल से क्रिया करने के दौरान CO2 गैस बनती है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। घरों में अचार, नींबू रस, अमचूर की चटनी आदि को धातु के पात्र में नहीं ही रखते, क्योंकि इनमें उपस्थित अम्ल एस धातु के साथ अभिक्रिया कर विषैला पदार्थ बनाते हैं। फिर अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। फिर आ जाता है क्षार माध्यम में फिनोल नेफ्थलीन सूचक का रंग है वो है गुलाबी। फिर सूचक को व अम्लीय व क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन, जैसे कि सूचक है लिटमस लाइकेन में अम्ल जो है ना लिटमस लाइकेन में नीले से लाल कर देता है, और जो क्षार है ना वो लाल से नीला कर देता है।
हल्दी जो होती है ना वो अम्ल के साथ पीली, बेस के साथ लाल, गुड़हल जो है ना एसिड के साथ गुलाबी मैजेंटा, और बेस के साथ हरा। फिनोल नेफ्थलीन जो है ना वो रंगीन होता है एसिड के साथ, और जो क्षार होता है ना उसके साथ में वो गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज जो है ना अम्ल के साथ लाल रंग देता है, जबकि क्षार के साथ वह पीला देता है। फिर आता है निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। लवण सामान्यतः उदासीन होते हैं, साल्ट जो होते हैं ना उदासीन होते हैं, लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दोनों ही सही है। लवण और क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल बनते हैं। लवण व सॉरी अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल बनते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलकर के बना देते हैं लवण प्लस जल। जैसे कि HCl है, एसिड NaOH बेस, तो ये NaCl सोल्ट प्लस H2O, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार उदासीन लवण। कहता है यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया भी कहलाती है। जो रिएक्शन है वो न्यूट्रल रिएक्शन भी कहते हैं। यह भी क्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। कैसे होती है? ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। HCl है प्रबल अम्ल, NH4OH दुर्बल क्षार, ये देता है NH4Cl अम्लीय, यह अम्लीय लवण प्लस H2O। फिर आता है CH3COS दुर्बल एसिड, फिर आता है प्लस NaOH प्रबल क्षार, CH3COO प्लस HCl लवण के उच्च गलनांक व कवकनांक होते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। लवण के जलीय विलयन विद्युत के संचालक होते हैं। ये सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। लवण के साथ निश्चित क्रिया में जल के अणु जुड़े होते हैं, जैसे Na2CO3.10 10H2O के CaSO4.2H2O, फिर एक K2SO4.Al2SO4 3.24H2O फिटकरी एल्बम। देख सकते हैं इनमें से मिश्रित लवण का उदाहरण है। तो मिश्रित लवण का उदाहरण है CaOCl2। फिर आते हैं लवणों के प्रकार। फर्स्ट है सामान्य लवण, एक अम्ल एवं एक क्षार की पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाले लवण, तो जिनमें प्रतिस्थापित होने वाले H प्लस आयन या OH माइनस आयन अब अनुपस्थित होते हैं तो उसे होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है NaCl, KCl, K2SO4, Na3PO4 आदि। ठीक है। फिर बाद में आ जाते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण दो अम्ल एक क्षार या एक अम्ल दो क्षार की अभिक्रिया से बने लवण मिश्रित लवण कहलाते हैं। फिर आ जाता है द्विक लवण, दो सामान्य लवणों के संयोजन से बने लवण। दो सामान्य लवणों के संयोजन से बने लवण द्विक लवण कहलाते हैं। इस प्रकार के लवण ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, परंतु गलित अवस्था या जलीय विलयन में अपने आयनों में पूर्ण रूप में विभक्त हो जाते हैं अर्थात अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O फिटकरी, K2SO4Al2SO4 324H2O मोहर लवण FeSO4 NH4 2SO4.6H2O। फिर आ जाते हैं संकुल लवण, इन्हें जटिल लवण भी कहते हैं। वे लवण जो ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था या जलीय विलयन दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं अर्थात अपने आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरेनोसाइट के 4FeCN6। फिर आ जाता है 7 आर्रेनियस के अनुसार अम्ल है जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। आर्रेनियस के अनुसार अम्ल है जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। फिर आ जाते हैं अम्ल अम्ल व क्षार की परिभाषा। आर्रेनियस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो अपघटित होकर
जो अपघटित होकर ओ एच प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कि एस सी एल एक्वस है मीडियम, तो एस प्लस आयन एक्वस प्लस सी एल माइनस, H2SO4 एक्वस मीडियम के अंदर 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। फिर आता है KOH एक्वस, फिर ये K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस, फिर है कि CaOH2 एक्वस, फिर Ca प्लस 2 एक्वस प्लस 2OH। फिर आता है जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण है HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HBr, HI, पिक्रिक अम्ल। फिर सेकंड आता है जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, तो उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे CH3, COH, H2SO, H2CO3 आदि। फिर आता है जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, फिर आता है जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे NH4OH, MgOH2। यह अवधारणा केवल उन्हीं अम्ल व क्षारों के लिए उपयुक्त है जो H प्लस व OH माइनस आयन रखते हो। फिर बाद में आ जाता है अम्लता एवं क्षारकता। अम्लता किसी क्षारक अणु के द्वारा त्यागे जाने जा सकने वाले OH माइनस आयन की संख्या क्षारक की अम्लता कहलाती है। उदाहरण NaOH equals to 1, CaOH2 equals to 2, AiOH3 equals to 3। फिर आता है क्षारकता, किसी अम्ल अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले H प्लस आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। फिर बाद में उदाहरण है HCl equals to 1, H2SO4 equals to 2, H3PO4 equals to 3, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल equals to 2। फिर है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल equals to 1। फिर आता है आरएनएस सिद्धांत। H3PO4 को तो बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल, H2PO4 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। तथा आरएनएस सिद्धांत की कमियां, अम्ल व क्षार की व्याख्या करने के लिए विलायक जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अम्ल जैसे CO2, SO2 आदि H प्लस आयन नहीं रखते हैं, फिर भी अम्ल होते हैं। क्षारक जैसे CaO, MgO आदि OH आयन नहीं रखते हैं, फिर भी क्षारक होते हैं। फिर बाद में आता है आरएनएस के अनुसार जल की प्रकृति उदासीन होती है। फिर आता है अम्ल होता है ब्रास्टेड लोरी परिकल्पना के अनुसार प्रोटॉन दाता होता है। ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अम्ल जो है वो प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन डोनर है, और जो क्षार है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। फिर आ जाता है इसी के साथ यहाँ संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षारक की अवधारणा दी है। Ha अम्ल है प्लस B क्षारक है, A माइनस संयुग्मी क्षार प्लस Hb माइनस संयुग्मी अम्ल। यहाँ अम्ल है का संयुग्मी क्षार यहाँ अम्ल का संयुग्मी क्षार Ha माइनस A माइनस O एवं क्षारक का संयुग्मी अम्ल B माइनस Hb प्लस होता है। यहाँ H प्रोटॉन दाता होता है, अतः अम्ल होगा। B जो है प्रोटॉन ग्राही आता है, क्षार होगा। इस संयुग्मी क्रमशः संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल होंगे। फिर एग्जांपल है H2O एसिड प्लस NH3 क्षार प्रोटॉन ग्राही, NH4
कंजुगेटेड एसिड प्लस OH माइनस एक्वस कंजुगेटेड बेस। अम्ल जो है प्रोटॉन दाता है, अम्ल प्रोटॉन दाता NH3। फिर है ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना। ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना अप्रोटीनिक अम्ल एवं चार आदि की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है क्षार होते हैं। तो जो क्षार होते हैं ना, वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता बेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। ये है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। BF3 अम्ल प्लस NH3 क्षार F3B इलेक्ट्रॉन फिर ग्राही अम्ल, फिर NH3 इलेक्ट्रॉन दाता क्षार उप सहसंयोजक बंध, अर्थात लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं तथा लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यौगिक बना लेते हैं। यहाँ दोनों परस्पर उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। उप सहसंयोजक बंध जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही दाता का परमाणु से हो, जैसे ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास जाते हैं। सहसंयोजक बंध जिनमें 2 परमाणुओं में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन बंधे हों। फिर निम्न में से लुईस अम्ल नहीं है तो OH माइनस नहीं है, जबकि BF3 Mg+2 और Na+ है। फिर आता है लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जैसे धनायन या जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो लुईस अम्ल कहलाते हैं, जैसे BF3 AlCl3 Mg+2 Na+। लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन युग्म आधिक्य वाले यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं। H2O के पास 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH3 के पास 2 है, OH माइनस है, Cl- है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से अभिक्रिया के दौरान बनने वाला यौगिक है, सोडियम जिंकेट है। फिर बाद में आ जाता है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उदाहरण है H2SO4, एक्वस प्लस ZnSO4 प्लस H2 गैस। दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए इसके नजदीक जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है, तो मोमबत्ती की ज्वाला से हाइड्रोजन गैस का फट की ध्वनि के साथ दहन होता है। सेकंड पॉइंट है क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, परंतु सभी धातुओं की क्षारकों के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। फिर जैसे 2NaOH प्लस ZnS Na2ZnO और 2S प्लस H2G सोडियम जिंकेट। फिर थर्ड आता है अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके संगत लवण CO2 एवं जल बनाते हैं, जैसे कि Na2SCO3S प्लस 2HCl एक्वस, 2NaCl एक्वस प्लस H2OiCO और 2Z गैस। फिर NaSCO3S प्लस HCl एक्वस प्लस, फिर NaCl एक्वस H2O लिक्विड, CO2 गैस। उत्पादित CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अक्षेप प्राप्त होता है और विलयन दूधिया हो जाता है। फिर आ जाता है कैल्शियम CaOH2 चूने का पानी प्लस CO2G, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 श्वेत अक्षय प्लस H2O। अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर विलयन का दूधिया कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनने के कारण हो जाता है। विक्रिया निम्न प्रकार है कि CaCO3L प्लस H2L प्लस CO2G CaSCO3 एक्वस जल में विलेयशीलता। चूना पत्थर लाइम स्टोन खाड़िया चौक एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। फिर फोर्थ है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं, अतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2O। फिर कहा जाता है सभी अम्ल व क्षारीय जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं या विद्युत उप अपघट्य के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। से अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाता है तथा स्वयं के सारे गुण खो देते हैं। फिर आता है 7, क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और 2 CaCO3 प्लस H2O। फिर बाद के अंदर आता है जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयनों की सांद्रता H प्लस OH माइनस के प्रति आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है तनुकरण कहा जाता है। तनुकरण जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H प्लस आयन H प्लस और OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार तनुकृत होते हैं। फिर है अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल में अम्ल या क्षार के घुलने की क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाता है एवं व्यक्ति जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में किया जा कांच का पात्र भी टूट सकता है, जिससे व्यक्ति चोटिल हो सकता है। विशेष बिंदु HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, जिस कारण अम्लीय अभिलक्षण दर्शाते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त नहीं करते, जिस कारण ये अम्लीय अभिलक्षण नहीं दर्शाते। शुष्क HCl गैस शुद्धता लिटमस पत्थर के कारण लिटमस पत्थर के रंग को नीले से लाल नहीं करता, क्योंकि यह गैसीय अवस्था में H प्लस आयन त्याग नहीं सकता। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में अधिक के क्षारक मिलाया जाता है तो विलयन हाइड्रोक्साइड OH की सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए विलयन अधिक सांद्रित और प्रबल हो जाता है। फिर आता है आश्वित जल विद्युत का सुचालक नहीं होता, क्योंकि इसमें घुले हुए आयन नहीं होते, जबकि वर्षा जल में वायुमंडल से विभिन्न गैसों और धूल के कण के कारण आयन होते हैं, जिस कारण वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। फिर आता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि अम्ल जल की अनुपस्थिति में H प्लस आयन मुक्त नहीं करते। फिर आ जाता है सोने व चांदी के गहनों में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? HNO3। खनिज अम्ल का उदाहरण नहीं है CH3, COH नहीं है, जबकि HCl, H2SO4, HNO3 ये सारे हैं। फिर बाद में है अम्ल के प्रकार। कार्बनिक अम्ल जो अम्ल सजीव में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण है सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल जो खनिज या अयस्क में प्राप्त हो, जैसे H2SO4, HNO3, HCl। इनका उपयोग औषधि, पेंट, उर्वरक आदि में किया जाता है। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, HCl। फिर आ जाता है दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में अशक्त आयनित होते हैं। उदाहरण है CH3, COOH। फिर बाद में आ जाता है हाइड्रा अम्ल वे अम्ल जिनमें H प्लस आयन उपस्थित होता है। उदाहरण CH3, COOH, HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3 उर्वरक बनाने एवं चांदी सोने के गहनों को साफ करने में उपयोग में आता है। फिर आ जाता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। एक्वारेजिया अम्ल राज एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द 3:1 के अनुपात में सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला
में गला सकता है, जबकि दोनों में किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। एक्वारेजिया भगवता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक यह उन अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। फिर आता है दूध के किण्वन द्वारा दही बनाने में लैक्टिक अम्ल बनता है। फिर सोडा वाटर, शीतल पेय आदि की बोतल को CO2 गैस की विरेचना बढ़ाने के लिए अधिक दाब के साथ बंद किया जाता है। जब बोतल के ढक्कन को खोला जाता है तो दाब घटाने के कारण घुली हुई CO2 गैस तेजी से बाहर निकल जाती है, जिस कारण पिच ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर अचार हमेशा कांच के जार में रखा जाता है, क्योंकि अचार में उपस्थित एसिटिक अम्ल सिरका धात्विक बर्तन की धातु से अभिक्रिया कर सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सांद्र H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल गंधक का अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिनका उपयोग कार बैटरी या शीशा संचायक बैटरिया में करते हैं। इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। इसकी खपत से किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दरें मापा जा सकता है। खाद्य पदार्थ अचार से संरक्षित करने एवं लकड़ी के फर्नीचर साफ करने में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर क्षार जैसे NaOH का उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में प्रमुखता से होता है। मिट्टी की अम्लता दूर करने में CaOH2 चूना काम में आता है। पेट की अम्लता दूर करने में एंटासिड MgOH2 अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में आता है। कुछ महत्वपूर्ण लवण जैसे AgI सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण के सीमेंट में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफी में अमित शाही। फिर आ जाता है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक तथा विस्फोट बनाने में। K2SO4 Al2SO4.24H2O फिटकरी जल के शोधन में NaNO3 चिल्ली सोल्ट पीटर उर्वरक में KNO3 इंडियन सोल्ट पीटर विस्फोटक सामग्री में Hg2Cl2 केलोमेल इलेक्ट्रोड बनाने में FeSO4.7H2O हरा कसिम बनाने में। फिर पीएच स्केल विकसित किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल को विकसित किया था सोरेनसन ने किया था। वह क्या है? पीएच स्केल विकसित जो किया था वो किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है तथा यह बताता है कि विलयन अम्लीय या क्षारीय उदासीन है। यहाँ पी शब्द पुमांस पोटेंज शक्ति तथा एच हाइड्रोजन आयनों का प्रतीक है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथमिक लघुगुणक पीएच कहलाता है। पीएच इक्वल्स टू माइनस log 10 H प्लस आयन। H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना कम होगा। यदि पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, पीएच 7 है तो विलयन उदासीन होगा, पीएच 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। जैसे कि ये पीएच है 7 से कम है तो अम्लीय, 7 पे है 7 है तो उदासीन है और 7 से ज्यादा है तो वो जाती है क्षारीय है। फिर होता है साबुन का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय होता है साबुन का जलीय विलयन। देखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होने पर विलयन प्रबल अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होने पर विलयन जो क्षारीय हो जाता है। जैसे 7 शुद्ध जल है उसमें 7 से नीचे जो है HCl जठर रस, दूध, दही, नींबू रस, टमाटर रस। फिर बात कर लेता है क्षारीय NaOH रक्त 14 साबुन का पानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर पेट की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2। भी आ जाता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। पेट की अम्लता जठर रस में HCl अम्ल की अधिकता के कारण होती है। इसके इलाज हेतु प्रति अम्ल दुर्बल क्षारकों जैसे MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। क्या आती है? मुख की पीएच सामान्यतः 6.5 होती है। इसका मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल का क्षय
होने लग जाता है। दांतों के इनेमल दंत लवक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुख की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षेत्र को रोका जा सकता है। क्या जाता है थर्ड, मधुमक्खी, चींटियां, मकोड़े जैसे कीटों के डंक में फॉर्मिक अम्ल मिथेनिक अम्ल होता है, जैसे जिससे त्वचा पर दर्द व जलन होती है। डंक मारने पर डंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए नमी युक्त खाने एक सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3 या जिंक कार्बोनेट ZnSO3 का प्रयोग करना चाहिए। फिर रहता है नेटल, एक क्षारकीय या शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों से डंक नुमा बाल होते हैं और जो अगर गलती से छू हो जाए तो डंक जैसा दर्द व जलन होती है। इन बालों और से फॉर्मिक अम्ल मिथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे क्षारकीय प्रकृति की पत्तियों को रगड़ कर किया जाता है। क्या होता है फिर से, दूध में बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से दही जलने का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक क्षारकीय पदार्थ है जो दूध के पीएच को और बढ़ा देता है। इससे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की अधिक समय अम्लीकरण करना पड़ता है ताकि पीएच का बढ़ा स्तर प्राप्त हो, जहां प्रोटीन कैसिन जमकर दही बने। फिर आता है 6, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या क्षारकीय होती है तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। अम्लीय मृदा का उपचार बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर किया जाता है, जबकि क्षारकीय मृदा का उपचार जिप्सम मिलाकर किया जाता है। फिर आ जाता है 7, अनेक कारखाने के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे पदार्थों को सीधे जलाशयों व नदियों में बहाने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय ये जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को है जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जन करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। फिर है विशेष बिंदु, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में एक कमी आती है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है जो पीएच का मान कम कर देता है। दही की पीएच का मान 4.5 से 5.5 के मध्य होता है। फिर आती है अम्लीय वर्षा, जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम और सामान्यतः 4.2 और 4.4 के बीच हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। सामान्य वर्षा की पीएच का मान 5.6 होता है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों, जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। फिर है पीएच पर आधारित न्यूमेरिकल्स। पीएच पर आधारित न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए लोग की सामान्य जानकारी आवश्यक है। कहते हैं लोग सूत्र, log a गुणा b इक्वल्स टू log a प्लस log b। फिर जो सेकंड है log a बटा b तो हो जाता है log a माइनस log b। फिर आता है थर्ड log a b इक्वल्स टू log a। फिर log के सूत्र के मान log 1 का होता है 0, log 2 का होता है 0.3010, log 3 का होता है 0.4771, log 4 का आता है 0.6020, log 5 का आता है 0.699, log 6 का आता है 0.7781, log 7 का आता है 0.845, log 10 का आता है 1, log 100 का होता है 2। फिर एक पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 8-3 हो तो इस विलयन की पीएच कितनी होगी? 3 होगी। log H प्लस तो माइनस log 10⁻³ -3 log 10 इक्वल्स टू 1। एक पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और 4 × 10⁻⁻m हो तो इस विलयन की पीएच कितनी होगी?
pH इक्वल्स टू माइनस log 10H, फिर log, फिर आता है 4 × 10⁻³ log 4 प्लस है log 10⁻³ log 4 माइनस 3 log 10 0 माइनस 0.6022 प्लस 3 log 4 इक्वल्स टू 0.6020 log 10 इक्वल्स टू 1। फिर आ जाता है एक विलियन के नमूने में OH माइनस की सांद्रता 10.4 m पाई गई, तो इस विलियन की पीएच कितनी होगी? POH इक्वल्स टू माइनस log OH माइनस माइनस log 10⁻⁴ माइनस 4 log 10 इक्वल्स टू 1। फिर आता है पीएच प्लस POS इक्वल्स टू 14 या पीएच इक्वल्स टू 14 माइनस POH 14 माइनस 14। फिर आ जाता है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। नमक के जलीय विलयन की पीएच होती है, तो दोस्त वो होती है नमक के जलीय विलयन की पीएच। फिर आ जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl के साधारण नमक या टेबल सॉल्ट रॉक और सोल्ट कहा जाता है। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है तथा इसकी जो पीएच 7 होती है समुद्र से प्राप्त अशुद्धि या युक्त नमक को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करके कर अवक्षेपित करके शुद्ध किया जा सकता है। गुण है यह स्वच्छ होता है, जल में विलय होता है, यह जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। फिर आ जाता है भोजन। भोजन खाद्य परीक्षण हिमीकरण मिश्रण आदि में NaOH Na2CO3 NaHCO3 विरंजक चूर्ण आदि में कच्चे पदार्थ के रूप में। कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। फिर आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत द्वारा प्रभावित करके किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लोर या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होता है। क्लोर क्षारक प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त। एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन व सोडियम गैस मुक्त होती है। विलयन का निर्माण है 2NaCl aqueous plus 2H2O liquid equals to 2NaOH aqueous plus Cl2G plus H2G। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक निर्माण, कागज निर्माण, कृत्रिम फाइबर निर्माण में किया जाता है। बिना क्लोरीन गैस, इसका उपयोग स्विमिंग पूल के जल को शुद्ध करने, PVC रोगाणुनाशक CFC निर्माण एवं कीटनाशक जैसे DDT निर्माण में किया जाता है। फिर आ जाता है C हाइड्रोजन गैस H2, इसका उपयोग ईंधन, मार्गरीन खाद्य के लिए अमोनिया निर्माण में किया जाता है। फिर आ जाता है गुण। यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, जल में शीघ्र विलय हो जाता है। यह प्रबल क्षार तथा प्रबल विद्युत अपघट्य, इसके क्रिस्टल पृष्ठवेद होते हैं। उपयोग है साबुन, कागज, शिल्प उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में, बॉक्साइड के धातुकर्म में, पेट्रोलियम शोधन, वसा व तेलों के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, विरंजक चूर्ण। यह ठंडे जल में विलय होती है। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है, दोनों ही नहीं है। क्या होता है विरंजक चूर्ण? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड Cl2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर हाइपोक्लोराइट बना लेता है। जो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का एक अवयव सक्रिय संगठक है। 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस 2H2O। फिर आ जाता है गुण। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है।
ठंडे जल में विलय है। यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से सहयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकालती है। यह ऑक्सीजन विरंजक क्रिया करती है। Cl2 प्लस H2O रंगीन पदार्थ प्लस टू HCl प्लस O परमाणविक ऑक्सीजन ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ है। उपयोग वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजन के रूप में पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक व अक्षय कारक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। फिर आता है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे खाद्य पदार्थों से मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। इस कारण केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करके भी इसे बनाया जा सकता है। गुण शब्द क्रिस्टलीय ठोस जल में अल्प विलय है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर आता है उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, मंद प्रतिरोधी माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में, अग्निशामक के यंत्रों में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। फिर आता है दावन सोडा का जलीय विलयन होता है, क्षारीय होता है। दावन सोडा कपड़े धोने का सोडा Na2CO3 10H2O रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका निर्माण साल में विधि से करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा को गर्म करने में पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात दावन सोडा प्राप्त होता है। 2NaCO3 गर्म करने में Na2CO3 प्लस H2O CO2 इंक्रीज Na2CO3 प्लस 10H2 क्रिस्टलीकरण NO2CO3 10H2O। फिर आता है यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जो डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O के रूप में पाया जाता है। जल में विलय है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह गर्म करने पर क्रिस्टल जल त्याग कर सोडा ऐश बनाता है। प्रयोग धुलाई व सफाई में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेन तथा वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। क्या आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है के CaSO4.5H2O। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अनहाइड्रेट होता है। इसे पीओपी भी कहते हैं। जिप्सम कैल्शियम जिप्सम CaSO4 2H2O को 393 के ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। टू कैल्शियम 2H2O कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O प्लस 3H2O 393 केल्विन से उच्च ताप पर क्रिस्टल लिए जल नहीं बचता है। यह शुष्क कैल्शियम सल्फेट बनाता है। इसे मृत तापित प्लास्टर डेड बर्न्ड प्लास्टर कहा जाता है। फिर गुण आ जाता है शवेट ठोस चिकना पदार्थ है। इसमें जल मिलाने में 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने तो प्लास्टर चढ़ाने में, भवन निर्माण, दंत चिकित्सा में, मूर्तियों आदि सजावटी सामान बनाने में, अग्नि सह पदार्थों के रूप में। फिर आता है नीला थोथा कॉपर सल्फेट ए है नीला थोथा कॉपर सल्फेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसे सोडा या गन पाउडर भी कहते हैं। विस्फोट आतिशबाजी के लिए, पटाखे, उर्वरक, कांच बनाने में उपयोग। कॉपर सल्फेट CaSO4 नीला तथा उपयोग तांबा धातु के निष्कासन में, कीटाणुनाशक व रंगाई सफाई में। फिर बाद के अंदर आता है फिटकरी का उपयोग। फिटकरी का रक्त का थक्का बनाने में करती है, जल शुद्धिकरण में भी करती है और
रंग उद्योग में भी काम में आता है फिटकरी का उपयोग। ठीक है, फिर बाद के अंदर आता है व्याख्या। फिटकरी फिटकरी या पोटाश एल्लम K2SO4 Al2SO4 3.24H2O उपयोग से रक्त का थक्का बनाने, चमड़े की रंगाई में, जल शुद्धिकरण में अमोनिया क्लोराइड NH और Cl नौसादार उपयोग है। अमोनिया व उर्वरक निर्माण में, शुष्क तथा लेंकलाशी सेल में, बर्तनों पर कलई कलई करने तथा टांका बनाने में, कपड़ों की रंगाई में। फिर आ जाता है पोटेशियम CaSO4.2H2O में क्रिस्टल जल के अणु अणु होते हैं, तो दो होते हैं। लवण के सूत्री इकाई में जुड़े निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। खड़िया है तो खड़िया जो है CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को खड़िया या चूना पत्थर या संगमरमर कहा जाता है। इस लवण के क्रिस्टलन का जलन नहीं होता है, तो खाने का सोडा तो उनका थोड़ा नहीं होता, जबकि जिप्सम नीला होता धावन धावन सोडा। बोरेक्स का सामान्य सूत्र है Na2B4O7 10H2O। यह बोरोन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। यह क्रिस्टलीय ठोस है जिसका सूत्र Na2B4O7 10H2O होता है। बोरेक्स जल में घुलकर क्षारीय विलयन 2NaOH प्लस 4S3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल बनाता है। जिप्सम नीला होता धावन सोडा व बोरेक्स में क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है, जबकि खाने के सोडे में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।